हेलो दोस्तों, वाइटो कैपिटल डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में बात करेंगे। नया एनएफओ है और एनएफओ का पीरियड है अगस्त 10 से 24 के बीच में। तो क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और क्यों ये फंड दूसरे डिविडेंड यील्ड फंड से यूनिक है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, मिनिमम एप्लीकेशन 500 से भी इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है। फंड मैनेजर है मिस्टर रमेश मंत्री और उनकी टीम। बेंचमार्क जो है, मतलब फंड किसे बीट करने की कोशिश करेगा, वो है BSE 500 TRI का। दोस्तों अब देखिए, फंड का जो स्ट्रक्चर है, मतलब किस टाइप के जो क्लासेस, एसेट क्लासेस रहेंगे, इक्विटी, रीट, इनविट और आर्बिट्राज। और यहां पर ज्यादा फोकस कहां रहने वाला है, रीट्स और इनविट्स में। थोड़ा और समझते हैं। तो देखिए, जो पोर्टफोलियो एलोकेशन का जो टेंटेटिव जो अप्रोच है वो कुछ इस तरीके से है। रीट्स लगभग 60% के आसपास में, इनविट लगभग 10% के आसपास में, और इक्विटी और आर्बिट्राज लगभग 25%, लेकिन इक्विटी कंपोनेंट अप टू 5% ही है और आर्बिट्राज अराउंड 20% और बाकी का अराउंड 5% जो है वो कैश पोजीशन है। तो क्या एक डिफरेंस अभी समझ में आ रहा है कंपेयर टू जो दूसरे डिविडेंड यील्ड फंड है? क्योंकि आपने देखा होगा मैक्सिमम जो डिविडेंड यील्ड फंड है वहां पर जो इक्विटी कंपोनेंट है उस पर ज्यादा फोकस होता है, वो वेट जो है उनका बहुत रहता है, लेकिन यहां पर इक्विटी कंपोनेंट बहुत ही कम है, अप टू 5% है। तो यहां फंड किस पर और किस एसेट क्लास पर ज्यादा फोकस कर रहा है, वो है रीट्स और इनविट्स, और पर्टिकुलरली रीट। तो रीट के परफॉर्मेंस, फ्यूचर परफॉर्मेंस पर फंड का भी परफॉर्मेंस बहुत हद तक फ्यूचर में लिंक करने वाला है। अब रीट और इनविट को समझते हैं। तो देखिए, अगर कोई एक बड़ी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, मान लीजिए एक बड़ा मॉल है या ऑफिस का बिल्डिंग है, तो एक साधारण से इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज ही है वो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ या उससे भी ज्यादा की हो सकती है। तो लेकिन रीट्स के जरिए आप इन सबको, इनकी यूनिट्स को, क्योंकि ये सब लिस्टेड है, आप इनको कम अमाउंट में भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, इनविट या इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यहां पर बड़ी ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन लाइन आ गई या बड़ा हाईवे, टोल रोड आ गया, तो उनको भी तो खरीदना मुश्किल है। 500 करोड़, 1000 करोड़, कितने का हो सकता है एसेट्स, लेकिन इनविट्स के जरिए आप उनको खरीद सकते हैं। ठीक है, अब वो जो इनविट्स या रीट्स की कीमत होगी, अलग अलग रीट इनविट के अलग अलग जो है प्राइसेस रहते हैं, लेकिन आप यहां पर कैसे कमा रहे हैं? तो देखिए, यहां पर कैश फ्लो की जर्नी होती है। जैसे रीट है तो रेंटल इनकम वहां जनरेट होती है, और जो इनविट्स है वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पावर ट्रांसमिशन लाइन है, वो भी एसेट जो है जनरेट करते रहते हैं, कैश फ्लो जनरेट होता रहता है। उसमें से फिर कुछ पैसा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या फिर प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस में डिडक्ट होता है, और उसके बाद में क्या होता है, लास्ट में पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है किसको, इन्वेस्टर्स को। और यहां पर भी जो सेबी का है, बहुत ही एक रूल है कि जितना भी वो डिस्ट्रीब्यूटेबल जो उनकी इनकम है उसमें से मिनिमम 90% डिस्ट्रीब्यूट भी इन्वेस्टर को करना है। तो अगर आपके मान लीजिए रीट इनविट के जो स्टॉक्स हैं, जो लिस्टेड स्टॉक अगर आपके पास है, तो वहां पर आप देख रहे होंगे हर 3-3 महीने में कुछ कुछ पैसे आपके अकाउंट में आते रहते हैं। तो वो क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूशन। अगर रीट है तो आपके पास रेंटल एक तरीके से पैसा आ रहा है, इनविट है तो फिर आपके पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट है उसका जो कैश फ्लो है वो आपके पास आ रहा है। अब रीट में एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि 80% से ज्यादा जो भी पैसा है वो इनकम जनरेटिंग एसेट्स में ही आना चाहिए। मान लीजिए एक मॉल है तो मॉल में 80% से ज्यादा दुकान से उनको रेंटल इनकम आनी चाहिए। तो ये सब कुछ चीजें हैं, और इनकम आएगी और मैक्सिमम इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में आ जा रहा है। तो फंड कहीं पर इसी जगह पर फोकस कर रहा है। बट यस, हर जगह में रिस्क होता है। तो यहां क्या रिस्क हो सकती है? अब आप रीट को भी, जैसे आप समझ रहे हैं कि रियल एस्टेट का ट्रस्ट है, सिमिलरली अगर हम अपने लाइफ में भी देखें, किसी टेनेंट को हम घर देते हैं तो क्या रिस्क हो सकती है? जैसे टेनेंट की रिस्क कि वो ठीक निकले, ठीक ना निकले। दूसरी क्या रिस्क हो सकती है? डिमांड सप्लाई का। अब मान लीजिए जो एरिया में आपका घर है, बहुत ही अच्छा बूम चल गया तो फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो एरिया का डिमांड अगर कम हो रहा है तो फिर बहुत आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा, तो वो भी चीज है। तो यहां पर भी वही सब चीजें हैं, रिस्क है। फिर उसके बाद और क्या चीजें रिस्क हो सकती है? इंटरेस्ट रेट का रिस्क हो सकता है, रेगुलेटरी रिस्क हो सकता है, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी में कुछ चेंजेस आ जाए। तो ये सब कुछ रिस्क जो है वो रीट में भी होती है। अब रीट में इनकम कहां से जनरेट होती है? तो पहला तो है बेस यील्ड, जो अभी जो जनरेट हो रहा है वो। लेकिन भविष्य का क्या है? भविष्य में उस रीट से कहां इनकम जनरेट हो सकती है? तो देखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल एस्केलेशंस होते रहते हैं। फिर कुछ जगह अगर खाली है तो वो भी भरती रहेगी, तो वहां से भी कुछ आपको थोड़ा सा रेंटल इनकम आता रहेगा। फिर M2M
ऑन रिन्यूएबल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 3 साल या 5 साल के बाद कुछ रिन्यूअल आया और सोच लीजिए 3-5 साल में वो एरिया और ज्यादा डिमांड में आ गया, या वो जो रियल एस्टेट की जो मॉल है या डेटा सेंटर है और ज्यादा फोकस में आ गया, तो क्या होगा? मान लीजिए कुछ एक्स रुपीस का अगर रेंट पे कर रहे हैं तो अब वो सीधा x+30 या x+40 का भी रेंट अब हो सकता है। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस हो सकते हैं ताकि फ्यूचर में कुछ टोटल रिटर्न यहां पर बढ़ सके। बट यस, इसके दूसरे साइड भी है, अगर ऑक्यूपेंसी घट गई तो रिस्क है, या फिर अगर मार्क टू मार्केट रिन्यूएबल्स उतना नहीं बढ़ा तो वो भी रिस्क है। तो यहां दोनों चीजों को समझना है दोस्तों। तो ये जो फंड है किनके लिए सूटेबल हो सकता है? अब आपने देखा फंड का फोकस रीट और इनविट में ज्यादा है, लगभग 70% वहीं पर है। इक्विटी का पोर्शन बहुत ही कम है, तो इक्विटी से हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब आर्बिट्राज और कैश जो है वो बहुत हद तक स्टेबिलिटी के लिए है, जहां पर आपने मोस्टली देखा होगा कि एक डेट फंड के आसपास में हमने मोस्टली देखा है 5 to 7.5% के रेंज में ही रिटर्न्स जो है देखने को पास्ट में मिले। फ्यूचर में अलग अलग हो सकते हैं, बट मोस्टली उसी रेंज में हमको देखने को मिले। तो ऐसे इन्वेस्टर जो कि पीरियोडिक कैश फ्लो चाहते हैं उनके लिए सही हो सकता है। और कैश फ्लो उनको कैसे मिल सकता है? थ्रू विड्रॉवल से मिल सकता है। और अगर आपका टैक्स ब्रैकेट थोड़ा सा नीचे की तरफ है तो फिर आप IDCW प्लान को भी ऑप्ट कर सकते हैं। बट यहां पर रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखनी है। अब ये जो फंड है रीट इनविट फोकस्ड यहां पर फंड है, यहां पर कैश फ्लो पर फोकस है, तो ये किसी भी एक मिड कैप फंड या स्मॉल कैप फंड या मल्टी कैप फंड के साथ कंपीट नहीं कर रहा है। ये लोअर पोर्टफोलियो वोलेटिलिटी, एक जो कंजर्वेटिव या फिर मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर है जिनको स्टेबिलिटी चाहिए, ग्रोथ चाहिए, उसके लिए जो है ये फंड ठीक हो सकता है। अब इक्विटी होती है तो इक्विटी में आपको डाइवर्सिफिकेशन अगर चाहिए तो गोल्ड सिल्वर के बहुत सारे फंड से आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है, लेकिन इस फंड से आपको एक फर्दर रियल एस्टेट का भी एक डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है। तो अगर आपको एक डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से भी आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए हर एसेट क्लास एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड इक्विटी अलग है या फिर इक्विटी डेट अलग है, तो सिमिलरली रियल एस्टेट और डेट या रियल एस्टेट या इक्विटी, तो सब में कोरिलेशन अलग अलग होते हैं, कम होते हैं दोस्तों। तो अब डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच अगर आप ले रहे हैं, लोअर वोलेटिलिटी और थोड़ा कैश फ्लो के बारे में सोच रहे हैं, तो फंड आपको वैल्यू ऐड कर सकता है। अब टैक्सेशन क्या हो सकता है? जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो एज पर इनकम स्लैब यहां पर होगा, लेकिन 2 इयर्स या उसके कम। और अगर आप 2 इयर्स या उससे ज्यादा रखते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है टैक्स यहां पर आपको हो सकता है। वो क्या है? 12.5% का जो टैक्स है, उसके बाद जो बाकी के जो सेस है वो सब यहां पर ऐड होगा। तो टैक्स का यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है। जो ट्रेडिशनल इक्विटी म्यूचुअल फंड में वहां पर आपको 1 ईयर में ही आपको लॉन्ग टर्म जो है टैक्स रहता है, यहां पर 2 ईयर के बाद LTCG का टैक्स है दोस्तों, तो उसको ध्यान में रखना है। तो की पॉइंट लास्ट में क्या समझने जैसी है कि एक डिफरेंट फंड है और डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से इस फंड को देख सकते हैं। क्योंकि देखिए मोस्टली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो या तो डेट फंड रखते हैं या इक्विटी फंड या हाइब्रिड फंड, तो इन सब फंड्स में आपको मोस्टली डेट, इक्विटी, अब मल्टी एसेट फंड्स आ रहे हैं, तो गोल्ड सिल्वर का भी आपको एक्सपोजर मिल रहा है। अब इनफैक्ट गोल्ड और सिल्वर के भी बहुत सारे फंड्स आ रहे हैं या इनफैक्ट मार्केट में बहुत समय से है, बट प्रॉपर कोई रियल एस्टेट जैसा फंड नहीं है। तो यहां रीट जो यहां पर मेन फोकस है, तो अगेन देखिए रीट भी देखेंगे तो बहुत सारे लिस्टेड नहीं है, बट ये यूनिवर्स धीरे धीरे करके बढ़ रहा है और फ्यूचर में बहुत सारे दूसरे भी IPOs के जरिए रीट्स आ सकते हैं। बट जो रीट्स अभी है उसमें रियल एस्टेट, ऑफिसेस या मॉल्स, उसका एक्सपोजर आपको मिल जा रहा है। बट अगेन जो ड्राइवर जो रहेगा आपके फर्दर स्टडी के लिए कि क्या कोई भी फंड अगर आप आ रहे, क्योंकि देखिए NFOs हैं, आते रहते हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, 1900 से ज्यादा इनफैक्ट म्यूचुअल फंड भी लिस्टेड है। बट आपको देखना है आपके गोल्स क्या है और आपका रिस्क एपिटाइट क्या है। तो मोस्टली इस फंड से इतना समझ में आ रहा है कि लोअर रिस्क एपिटाइट या फिर मीडियम रिस्क एपिटाइट के इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है। जो थोड़ा पीरियोडिक इनकम चाहते हैं उनको IDCW या SWP फ्यूचर उसके द्वारा कुछ रेगुलर इनकम मिल सकती है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखना है और फिर फर्दर स्टडी करना है ये जो फंड है उसके बारे में दोस्तों। जब हम म्यूचुअल फंड्स इन ए प्लान्ड मैनर की बात करते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं MFI रजिस्टर्ड MFD हूं और ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। साथ ही में मैं SIF डिस्ट्रीब्यूटर हूं, चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर हूं अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, NISM सर्टिफाइड रिटायरमेंट प्लानर हूं और पास्ट में एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं, जहां पर हमारा बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। तो हम एक फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन कॉल प्लान कर सकते हैं और
उसके लिए गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सिंपल सा गूगल फॉर्म है, आप फिलअप कर सकते हैं और हम लोग कॉल को शेड्यूल कर सकते हैं। और क्या चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं, हम पोर्टफोलियोज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग को और एक्सप्लोर कर सकते हैं और किस तरीके से पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी हो सकती है उस पर डिस्कस कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे साथ बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो क्लाइंट्स हैं वो जुड़े हुए हैं और उनको रेगुलर सपोर्ट मिलता रहता है। और जो बड़ी सुविधा उनको मिलती है वो है पोर्टफोलियो रिव्यू की सुविधा। पोर्टफोलियो रिव्यू के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज जो फोकस में हमारा रहता है, एक क्यूरेटेड गोल बेस्ड पोर्टफोलियो पर काम करना, उसका गाइडेंस प्रोवाइड करना। तो क्या सुविधा आपको मिलेगी अगर आप क्लाइंट है? तो पोर्टफोलियो रिव्यू के अलावा स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग जो कि समय समय पर जरूरी है, और एसेट एलोकेशन की सुविधा दोस्तों। तो अगर आप सीरियस हैं कि म्यूचुअल फंड्स की जर्नी को एक डायरेक्शन दे सके, म्यूचुअल फंड्स का मतलब ये नहीं है कि 6, 8, 10 फंड ले लिया और काम खत्म हो गया, नहीं, यहां पर एक एक पैसा जो इन्वेस्ट हो रहा है एक एक गोल पे जरूर जाना चाहिए। तो गोल्स के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के गोल के बारे में आप सोच सकते हैं, या रिटायरमेंट के गोल के बारे में सोच सकते हैं, या घर बनाने के गोल के बारे में आप सोच सकते हैं। तो अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हम कॉल को शेड्यूल कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं एज एन इन्वेस्टर। आपकी सभी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।